हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पहले देख लें, तब लेक्चर 3 देखें तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, आज हम फोकस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे और उससे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। Properties of equilibrium constant। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज कोई रिएक्शन दिया हुआ हमें, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, ए से बी बन रहा है। ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है K1। ओके, और कोई दूसरा रिएक्शन दिया है जहां B से C बन रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है K2। ठीक, सपोज हमें कोई तीसरा रिएक्शन मिल रहा है जिसमें हमको इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? ऐड। ऑन एडिंग अब रिएक्शन, इन दोनों को रिएक्शन को ऐड करने पे हमें कोई तीसरा रिएक्शन मिल रहा है, तो फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अगर इसका K1 की वैल्यू दी है, K2 की वैल्यू दी है, और हमसे पूछा जाए कि इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने में कोई तीसरा रिएक्शन मिल रहा है, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा K डैश, वो होगा K1 इंटू K2। K1 इंटू K2। सिंपली दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एडिशन में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। एडिशन में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, दूसरा, अगर हमें कोई तीसरा रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करने पे मिल रहा है, ऑन सब्सट्रैक्टिंग अब रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे? सिंपली जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश मिलेगा वो होगा K1 अपॉन K2। K1 अपॉन K2। अगर ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमें न्यू रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो मिल जाएगा, K डैश मिल जाएगा। ठीक, तीसरी बात, कोई रिएक्शन अगर दिया है A प्लस बी और इससे बन रहा है C प्लस डी, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। सपोज इसको रिवर्स कर देते हैं। ऑन रिवर्सिंग रिएक्शन, तो रिवर्स करने पर क्या होगा? C प्लस डी, इससे क्या बनेगा? A प्लस बी। तो बात आती है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K डैश की वैल्यू क्या होगी? तो K डैश हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। K डैश हो जाएगा 1 अपॉन K। जब रिवर्स करते हैं तो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक, चौथी बात, सपोज रिएक्शन है A प्लस बी और इससे बना C प्लस डी, और अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे रिएक्शन में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज ऑन मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, इससे क्या करें? पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n और यहाँ भी n। अगर पहले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था, पहले क्या था? K था। अब जब n से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो K डैश क्या हो जाएगा? K डैश विल बी K टू द पावर n। जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ होगा उससे क्या करेंगे? वो पावर पे आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया होगा। अब इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो कंसंट्रेट होकर देखिएगा थोड़ा। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल।
ले चैटलेस प्रिंसिपल होता क्या है, आइए समझते हैं थोड़ा। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि इक्विलिब्रियम के स्टेट को चेंज करना, फिजिकल फैक्टर उसको चेंज करते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस। अगर इन सबको ऐड किया जाए तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम हमारा चेंज हो जाएगा। इन्हीं सारे चेंज के फिनोमिना को हम कहते हैं ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। ओके, तो when a chemical reaction subjected to any change, then equilibrium shift in direction where it can minimize its effect। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके उसे चेंज करता है, कोई इफेक्ट डालता है, तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जिधर उस इफेक्ट को क्या किया, मिनिमाइज कर सके। उस इफेक्ट को क्या करे, मिनिमाइज कर दे, कम कर दे, उसका असर क्या करे, कम कर दे। इसमें कई सारे इफेक्ट पढ़ेंगे हम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस और कैटालिस्ट। एक एक करके देखेंगे, पहले इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। हमारे इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उससे पहले जानिए रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर क्या करें, बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ गया तो T2 क्या होगा, ग्रेटर देन T1 होगा। T2 क्या होगा, ग्रेटर देन T1 होगा। जब फाइनल टेम्परेचर बढ़ गया ना तो T2 क्या होगा, ग्रेटर देन T1 होगा। इससे क्या होगा, K2 ग्रेटर देन K1। जो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K2 क्या होगा, उससे बढ़ जाएगा। और डेल्टा H क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। और आपको पता है अगर डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक। यहां से एक बात निकल के आ रही है कि हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस बात को लिख लेते हैं, हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर हम टेम्परेचर को घटा दें तो T2 क्या होगा, T1 से कम होगा। K2 भी क्या होगा, K1 से कम होगा। और डेल्टा H हमारा क्या होगा, निगेटिव। और रिएक्शन कैसी होगी इस बार, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। यहां से बात आपको समझ में आ रही होगी, लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक। अब यहाँ फॉर्मूला यूज होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक, तो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन।
अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक। सपोज रिएक्शन है A+B और इससे बना C+D। अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बढ़ता चला जाए, तो ये कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम की इधर शिफ्ट हो, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो, क्योंकि इधर कम है और इधर ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको क्या होगा, इधर जाना पड़ेगा, ठीक। तो रिएक्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग होने लगेगी, ठीक। क्या होगा, बैकवर्ड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, तो ये फेवर करेगा शिफ्टिंग उधर जिधर लार्जर नंबर ऑफ मोल्स बनने की संभावना हो, ठीक। फेवर्स द शिफ्टिंग in direction of larger number of moles formed, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे उधर क्या होगा, ये फेवर करेगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम को घटाते हैं तो ठीक इसका उल्टा, फेवर्स शिफ्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म, जिधर कम मोल हो गया उधर क्या होगा, इसको ये फेवर करेगा। वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो फेवर किधर करेगा, जिधर लार्जर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और वॉल्यूम अगर घटाते हैं तो फेवर करेगा शिफ्टिंग उधर जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट ठीक वॉल्यूम का उल्टा है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम आप समझ गए हैं, वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो फेवर किधर करता था, जिधर लार्जर नंबर ऑफ मोल्स बनने की संभावना हो, ठीक। प्रेशर ठीक उल्टा है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो फेवर करेगा उधर शिफ्टिंग जिधर मोल्स बनने की संभावना क्या हो, कम हो, लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ठीक। तो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं क्या करेगा, फेवर्स शिफ्टिंग टूवर्ड लेसर नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म, जिधर कम नंबर ऑफ मोल बनेंगे उधर क्या करेगा, फेवर करेगा, ठीक। वॉल्यूम में क्या था, उसका उल्टा था। वॉल्यूम में वॉल्यूम बढ़ाते तो फेवर करता था जिधर लार्जर नंबर ऑफ मोल्स बनते थे, ठीक। अगर प्रेशर घटाते हैं, फेवर्स शिफ्टिंग टूवर्ड लार्जर नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म। बात समझ आ गई आपको। प्रेशर ठीक वॉल्यूम का क्या है, उल्टा है। बोल सकते हैं हम वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है यहाँ पे, ठीक। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया है कि कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है, क्योंकि कैटालिस्ट क्या करता है, अप्रोच बस चेंज करता है, रेट ऑफ अप्रोच बस चेंज करता है, स्टेट पे कोई फर्क नहीं डालता है, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझते हैं कैटालिस्ट क्यों इफेक्ट नहीं करता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा, और बैकवर्ड रिएक्शन में भी तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। तो दोनों रिएक्शन में क्या करता है, काम करता है और इक्वल काम करता है, इसलिए ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर नहीं होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट।
अब इसमें लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस जब ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। अब इसमें दो बातें हैं, ठीक। पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे तब क्या होगा और जब कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तब क्या होगा, ठीक। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वॉल्यूम पर है और हम उसमें इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट होना चाहेगा जिधर लार्जर नंबर ऑफ मोल्स बनने की संभावना हो, ठीक। फेवर्स shifting, favors shifting where larger number of moles formed, इधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बातें निकल के आती हैं, उन्हें देखते हैं। अगर मोल्स का डिफरेंस 0 से ज्यादा होता है, 0 से ज्यादा होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स का डिफरेंस 0 से ज्यादा है, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट डेल्टा एन जो है 0 से ज्यादा है, मीन्स पॉजिटिव है, मीन्स क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। अगर 0 से ज्यादा है डिफरेंस मोल का, मीन्स पॉजिटिव है, तो शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और डेल्टा एन जी अगर 0 से कम है, मीन्स निगेटिव है, क्या होगा, शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर डेल्टा एन 0 है, क्या होगा, नो शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग, कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। तो हमने पूरा पढ़ा ले चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा हम लोग, ठीक। लेक्चर 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट हो गया है, तीनों लेक्चर को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, अगले वीडियो में उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।